नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत बड़े और शायद थोड़े मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। सवाल ये कि क्या हम जैव विविधता को बचाने की लड़ाई जीत रहे हैं या हार रहे हैं। सही। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक पूरी तस्वीर पेश करते हैं, मतलब ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड से लेकर भारत की जमीनी हकीकत तक। तो आज हम इसी पहेली के टुकड़ों को जोड़कर देखेंगे कि संरक्षण के ये जो प्रयास हैं ये आखिर काम कैसे करते हैं और भविष्य किस ओर जा रहा है। तो चलिए शुरुआत दुनिया की सबसे बड़ी संस्था से करते हैं, IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अभी हाल ही में IUCN की एक बहुत बड़ी मीटिंग अबू धाबी में खत्म हुई है और वहां कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जो आने वाले समय में संरक्षण की दिशा बदल सकते हैं। जैसे अगले 20 साल का प्लान तो बना ही, लेकिन पहली बार, मैं दोहरा रहा हूं, पहली बार जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे खत्म करने का प्रस्ताव पास हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि IUCN कोई एक अकेली संस्था नहीं है, हाँ, ये तो एक पूरा नेटवर्क है। सही कहा। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण नेटवर्क है। इसमें 1400 से ज्यादा सदस्य हैं, सरकारें, बड़ी बड़ी संस्थाएं, वैज्ञानिक, सब कुछ। भारत भी इसका सदस्य है। अच्छा। तो जब ये नेटवर्क मिलकर कोई फैसला लेता है तो उसका वजन होता है। ये जो जीवाश्म ईंधन वाला प्रस्ताव है या फिर जंगली जानवरों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहयोगी मानना, ये भी हुआ। हाँ, ये दिखाता है कि अब संरक्षण को सिर्फ पेड़ पौधे बचाने तक सीमित नहीं रखा जा रहा। अब इसे जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी लड़ाई से जोड़ा जा रहा है। सही कहा। तो चलिए IUCN के सबसे जाने पहचाने काम पर आते हैं, जिसके बारे में हम सब ने सुना है, रेड लिस्ट। रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। हाँ, ये वो लिस्ट है जो बताती है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। हाल के अपडेट्स में कुछ अच्छी और कुछ बुरी खबर है। बुरी खबर ये कि आर्कटिक सील की 3 प्रजातियां खतरे के और करीब पहुंच गई हैं। ओह। लेकिन एक राहत की सांस भी है। ग्रीन सी टर्टल की हालत सुधरी है और वो खतरे वाली श्रेणी से निकलकर कम चिंता वाली श्रेणी में आ गया है। और यहीं पर, मतलब इसी पॉइंट पर एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव आया है। कैसा बदलाव? अब तक हम सिर्फ यही देख रहे थे कि कोई प्रजाति मरने से कितनी दूर है, जो कि रेड लिस्ट बताती है। लेकिन 2021 में IUCN ने एक नया नजरिया पेश किया, ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज। ग्रीन स्टेटस? हाँ, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। अब हम ये माप रहे हैं कि कोई प्रजाति पूरी तरह से स्वस्थ होने के कितने करीब है। ये निराशा से आशा की ओर एक कदम है। वाह। यह सिर्फ खतरे की घंटी नहीं बजाता, बल्कि ये भी बताता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है या नहीं। ये तो वाकई एक पॉजिटिव अप्रोच है ना? तो इसे समझने के लिए शेरों का मामला देखते हैं। मैंने सुना है इसका पहला ग्रीन स्टेटस मूल्यांकन आ गया और नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। शेरों को कुल मिलाकर लार्जली डिप्लीटेड यानी काफी हद तक खत्म हो चुके का दर्जा दिया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वे उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया जैसे अपने पुराने बड़े इलाकों से गायब हो चुके हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में ये भी साफ साफ लिखा है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका में संरक्षण के प्रयास कितने सफल रहे हैं। तो एक ही प्रजाति की कहानी में आपको नाकामी और कामयाबी दोनों देखने को मिलती है। एग्जैक्टली। ये तो बहुत दिलचस्प है। वैसे शेरों की बात हो ही रही है तो एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। एशियाई और अफ्रीकी शेरों में फर्क होता है। अच्छा। हाँ, एशियाई शेरों के गर्दन के बाल, जिन्हें अयाल कहते हैं, वो छोटे होते हैं और उनके पेट पर त्वचा की एक अलग सी तह होती है। वो आकार में भी थोड़े छोटे होते हैं। वाह। और इसी वैश्विक सोच से प्रेरणा लेकर भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। क्या कदम? भारत ने अपना खुद का नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप जारी किया है। इसका सीधा सा लक्ष्य है कि 2030 तक भारत के पेड़ पौधों और जानवरों की 11,000 प्रजातियों का आकलन किया जाए कि उन्हें कितना खतरा है। 11,000? हाँ, इसके बाद भारत अपनी नेशनल रेड डेटा बुक्स छापेगा। मतलब अब हमारे पास भारत की अपनी ज्यादा विस्तृत लिस्ट होगी। बिल्कुल। और ये प्रयास हाल ही में हुए एक बड़े वैश्विक समझौते के तहत है, जिसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क कहते हैं। ओके। इसका सीधा सा लक्ष्य है 2030 तक प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकना और उसे ठीक करना शुरू करना। तो भारत का एक कदम सीधे उस वैश्विक लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। इससे पता चलता है कि भारत दुनिया भर में तय किए गए संरक्षण के लक्ष्यों को लेकर कितना सीरियस है। तो ये तो हुई प्रजातियों को आंकने की बात, लेकिन उन्हें बचाने के लिए जगहों को भी तो सुरक्षित करना होता है। बिल्कुल। और यहाँ भी एक अच्छी खबर है। यूनेस्को की एक प्रतिष्ठित सूची है
वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, और भारत का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व अब इसका हिस्सा बन गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये भारत का 13वां ऐसा रिजर्व है जिसे ये पहचान मिली है। इस नेटवर्क में जगह मिली है। ये हिमाचल प्रदेश में है और यहाँ पिन वैली नेशनल पार्क जैसी मशहूर जगहें हैं। और ये इतना ठंडा और सूखा क्यों है? क्योंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र यानी रेन शैडो जोन में आता है। रेन शैडो जोन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे ऐसे समझिए कि मानसून के बादल जब हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से टकराते हैं तो अपनी सारी नमी एक तरफ ही बरसा देते हैं। अच्छा। पहाड़ के दूसरी तरफ तक पहुंचते पहुंचते वे बिल्कुल सूखे हो जाते हैं, जिससे वहां एक ठंडा रेगिस्तान बन जाता है। और यही वजह है कि यहाँ हिमतेंदुए और हिमालयी आइबेक्स जैसे दुर्लभ जानवर मिलते हैं। और शायद एक खास तरह की संस्कृति भी। हाँ, एक अनोखी बौद्ध संस्कृति भी है जो प्रकृति के साथ तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। वाह, लेकिन हर जगह से ऐसी अच्छी खबर नहीं है और यहीं हमें जमीन पर टिके रहने की जरूरत है। IUCN की ही एक और रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक, और वो भारत के लिए कुछ चिंताएं जता रही है। रिपोर्ट कहती है कि पश्चिमी घाट, मानस नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क महत्वपूर्ण चिंता का विषय हैं। हाँ, और इसमें सबसे परेशान करने वाली बात सुंदरबन की है। कुछ साल पहले तक उसकी स्थिति कुछ चिंताओं के साथ अच्छी थी, जो अब गिरकर महत्वपूर्ण चिंता पर आ गई है। ओह। भारत के विश्व धरोहर स्थलों में से सिर्फ कंचनजंगा नेशनल पार्क को ही अच्छा रेटिंग मिली है। ये एक तरह की चेतावनी है कि जिन जगहों को हम दुनिया में सबसे अनमोल मानते हैं, उन्हें बचाने के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। तो ये तो हुई जगहों और नियमों की बात, लेकिन संरक्षण का असली चेहरा तो उन जानवरों से बनता है जिन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। और भारत में कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं, खासकर बड़ी बिल्लियों को लेकर। सही। प्रोजेक्ट चीता के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट लायन भी चल रहा है। इसका मकसद एशियाई शेरों को सिर्फ गिर के जंगलों तक सीमित न रखकर गुजरात के बरडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जैसे नए घरों में बसाना है। और अब तो भारत ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA लॉन्च किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर भी भारत में होगा। अच्छा। ये दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियां, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा को बचाने के लिए एक वैश्विक गठबंधन है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपने यहाँ संरक्षण नहीं कर रहा, बल्कि एक वैश्विक नेता की भूमिका निभा रहा है। अच्छा, तो एक सवाल है, बड़ी बिल्लियों पर इतना ध्यान देने से कहीं दूसरी प्रजातियां नजरअंदाज तो नहीं हो रही? क्योंकि सारा ध्यान तो अक्सर बाघ और शेर ही ले जाते हैं। ये एक बहुत वाजिब सवाल है। अक्सर ऐसा हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ है। असल में मगरमच्छों या हाथियों के संरक्षण की कहानियां उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा प्रभावशाली हैं। जैसे हाल ही में हाथियों की पहली DNA आधारित गिनती पूरी हुई और पता चला कि दुनिया के 60% एशियाई हाथी भारत में रहते हैं। 60%? यह तो बहुत बड़ी कामयाबी है ना? और मगरमच्छों की कहानी, मैंने सुना है वो भी काफी सफल रही है। वो तो वाकई एक कमाल की कहानी है। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ने हाल ही में 50 साल पूरे किए हैं। 1975 में जब ये शुरू हुआ था, तो भारत में मगरमच्छों की 3 प्रजातियां, घड़ियाल, मगल और खारे पानी के मगरमच्छ, विलुप्त होने की कगार पर थीं। सच में? हाँ, घड़ियाल तो सिर्फ कुछ 100 ही बचे थे। आज उनकी आबादी हजारों में है। ये दिखाता है कि अगर सही विज्ञान और पक्की इच्छा शक्ति हो तो हम प्रजातियों को विलुप्ति की कगार से वापस ला सकते हैं। 3 प्रजातियां? मुझे तो लगा था भारत में सिर्फ एक ही तरह के मगरमच्छ होते हैं। नहीं, 3 हैं। और एक रोचक तथ्य ये है कि ओडिशा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इन 3 के लिए विशेष संरक्षण केंद्र हैं। ये तो शानदार है। और भी अच्छी खबरें हैं। भारत में पहली बार नदियों की डॉल्फिन की गिनती हुई है और पता चला है कि हमारे पास 6000 से ज्यादा डॉल्फिन हैं। हाँ, और उनमें ज्यादातर गंगा नदी की डॉल्फिन है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ये सिर्फ डॉल्फिन के लिए अच्छी खबर नहीं, ये बताता है कि हमारी नदियों की सेहत सुधर रही है। बिल्कुल। और ऐसा ही एक और उदाहरण गिद्धों का है। एक अखिल भारतीय सर्वे से पता चला कि 4 सबसे ज्यादा संकटग्रस्त गिद्ध प्रजातियों के आधे से ज्यादा घोंसले प्रोटेक्टेड एरियाज यानी संरक्षित क्षेत्रों में हैं।
तो ये सीधा सीधा सबूत है कि ये संरक्षित क्षेत्र इन प्रजातियों के लिए आखिरी सुरक्षित किले की तरह काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये सारी कोशिशें किसी न किसी कानून के तहत ही होती होंगी। हाँ, ये सारी कोशिशें बिना मजबूत कानूनों के मुमकिन नहीं है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 या WPA इस सब का आधार है। ये कानून प्रजातियों को अलग अलग शेड्यूल में बांटकर सुरक्षा देता है, और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे हाल ही में केरला ने इंसानों और जानवरों के बीच बढ़ते टकराव से निपटने के लिए इसमें बदलाव का प्रस्ताव रखा है। ये दिखाता है कि कानून समय के साथ बदलता है। और दूसरा कानून है जैविक विविधता अधिनियम 2002। इसमें एक सिद्धांत है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का। ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि जब कोई कंपनी या शोधकर्ता किसी जैविक संसाधन, मान लीजिए किसी खास पौधे और उससे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का इस्तेमाल करता है, तो उससे होने वाले फायदे को स्थानीय समुदायों के साथ बांटा जाना चाहिए। ये सिर्फ प्रकृति को बचाने की बात नहीं, ये उन लोगों के अधिकारों की भी बात है जो सदियों से उस प्रकृति के साथ रहते आए हैं। क्या इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है? बिल्कुल। इसका सबसे मशहूर उदाहरण केरला के कानी आदिवासी समुदाय का है। उनके पारंपरिक ज्ञान से जीवनी नाम की एक एनर्जी देने वाली दवा बनाई गई थी। अच्छा। और उस दवा से जो भी मुनाफा हुआ उसे उस समुदाय के साथ बांटा गया। ये संरक्षण और सामाजिक न्याय को जोड़ने का एक बेहतरीन मॉडल है। तो आज की इस लंबी बातचीत से हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि जवाब कहीं बीच में है। एक तरफ IUCN जैसे वैश्विक संगठन है जो बड़े लक्ष्य तय कर रहे हैं, फिर यूनेस्को जैसी संस्थाएं जगहों को पहचान दे रही हैं, और भारत में कानून है और प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसी योजनाएं हैं जो जमीन पर काम कर रही हैं। हमारे पास मगरमच्छ जैसी सफलता की कहानियां हैं जो उम्मीद जगाती हैं। और सुंदरबन जैसी चिंताएं भी हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें आराम से बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से एक भविष्य से जुड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठता है। बताइए। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया का जिक्र है जिसे फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन कहते हैं। फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन? हाँ, एक बायोटेक कंपनी दावा कर रही है कि उसने विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ, जो एक तरह का प्राचीन भेड़िया था, के कुछ गुणों को जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए आज के ग्रे वुल्फ में वापस डाल दिया है। मतलब एक विलुप्त प्रजाति को वापस लाने की कोशिश? पूरी तरह से नहीं। और यही दिलचस्प बात है। सवाल यह है कि क्या किसी प्रजाति को उसकी पारिस्थितिकी भूमिका यानी इकोसिस्टम में उसके काम को फिर से जिंदा करने के लिए वापस लाना संरक्षण का भविष्य हो सकता है, भले ही वो जानवर असल प्रजाति की हूबहू कॉपी ना हो। सही पकड़ा। क्या ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है या ये हमारे द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई का एक नया और जरूरी तरीका है? इस पर सोचने लायक है।